वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हमने उन्हीं प्रश्नों को चूज कर रखा है जो हर वर्ष आ रहे हैं, या प्रत्येक वर्ष आ रहे हैं, या हर दूसरे वर्ष आ रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने ले रखा है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करेंगे। जब मैं उनको पढ़ रहा हूँ और उनका आंसर बता रहा हूँ तो आप जो आपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी की कॉपी बना रखी है, आप उनको उसमें नोट करेंगे। इन प्रश्नों को आप केवल विकल्प के रूप में ही प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो 1 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे विकल्प के रूप में तो आप देख सकते हैं कि जैसे इस प्रश्न को देखते हैं कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें क्या है? तो इसमें क्या है? आंसर है कि 7 संयोजक आबंध है। आंसर आप लिखेंगे जैसे ये क्वेश्चन है, तो आंसर आपने बी डाला और ये लिखा। अगर शॉर्ट आंसर में आया कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितने संयोजक आबंध हैं, तो आप आंसर लिखेंगे और यही लिखेंगे कि 7 संयोजक आबंध हैं। ठीक है, तो आपका ये दो तरह के प्रश्नों की तैयारी हो जा रही है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन फिर आप देख लीजिए। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें है, तो इसका जो राइट आंसर है 7 संयोजक आबंध है। बी 7 संयोजक आबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है बी सीजियम। सीजियम हथेली पे पिघल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। संकटकालीन हार्मोन कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है बी एड्रेनलिन। बी इसका राइट आंसर है। आप नोट भी करते रहें भाई। क्वेश्चन नंबर 4, भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है आमाशय, बृहद्रांत, क्षुद्रांत या यकृत। तो इसका जो राइट आंसर है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत का यहाँ पे क्षुद्रांत लिखा है, कई बार यहाँ पे छोटी आंत लिखा रहता है या स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा रहता है, तो तब भी आंसर यही होगा। छोटी आंत के ही ये भिन्न भिन्न नाम है। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आंसर यही होगा। ठीक है, ओके, तो सी इसका राइट आंसर है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव, आप ध्यान रखें, के ध्रुव और मुख्य फोकस दूरी के बीच की दूरी कहलाती है। यानी जो ध्रुव है और मुख्य फोकस है, उसके बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है बी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। एक व्यक्ति आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है। यानी उसको जो पढ़ रहा है वो उसको 25 सेंटीमीटर उसको दूर रखना पड़ता है, तो वह पीड़ित है। कौन सी बीमारी से पीड़ित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, तो इसका डी इसका राइट आंसर है। समझ गए आप कि अगर वो अपनी जो किताब है या कॉपी है, जो भी है जिसको वो पढ़ रहा है या न्यूज़पेपर है, अगर उसको 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ रहा है, तो किससे पीड़ित है? वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वोल्ट किसका मात्रक है? तो हमारे पास ऑप्शन है धारा, आवेश, विभवांतर या कार्य। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है सी विभवांतर। ठीक है, आई होप कि आप नोट भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, इससे पहले भी मैं विज्ञान के बहुत सारे प्रश्नों को या जो गत वर्ष के पेपर हैं उनको सॉल्व कर चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। वो भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैसीय उत्पाद है। यानी जो लेड नाइट्रेट है उसको अगर हम गर्म कर लेते हैं तो उससे कौन सा गैसीय उत्पाद निकलेगा? तो इसका जो राइट आंसर है 8 का वो है डी। उसमें NO2 तथा O2 निकलेगा। ठीक है, ये आप नोट कर लें, इसको समझ रहे हैं कि उसमें क्या निकलेगा? NO2 तथा O2 निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट को तेज गर्म करने के पश्चात लाल भूरे रंग का अवशेष जो ठंडा करने पर हल्के पीले रंग का हो जाता है कहलाता है।
यानी जब उसको लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, तेज़ गर्म कर रहे हैं, तो उसमें लाल भूरे रंग का अवशेष प्राप्त होता है और ठंडे होने पर वो अवशेष जो लाल भूरे रंग का है वो हल्के पीले रंग का हो जाता है। तो उसको क्या कहलाता है? ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है बी, लेड ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। नोट करते रहें भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मैग्नीशियम को हवा में जलाए जाने पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो 10 का जो राइट आंसर है वो है ए, ये अभिक्रिया इसमें होती है। ठीक है, आप इस अभिक्रिया को याद भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो नहीं आ रहा है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या किसी और सब्जेक्ट का नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्न का आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। लौह चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच पर गर्म करने पर प्राप्त यौगिक, यानी जो लौह चूर्ण है उसको अगर गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच पर गर्म करने पर जो प्राप्त होगा वो यौगिक क्या कहलाएगा? तो 11 का जो राइट आंसर है वो है ए, FeS, ये यौगिक प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। हानि तो चारों पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये आपके रेफ्रिजरेटर में भी होता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। आप नोट करते रहें। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें, दोबारा से उसको देखें, क्योंकि मैं शुरू में बता चुका हूं कि हमने जो भी प्रश्न ले रखे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, आपको ये सारे प्रश्न नोट करने ही करने हैं, याद करने ही करने हैं। ठीक है, आप इनको 2-3 बार देखेंगे तो याद आराम से हो जाएंगे, या आप इनको कॉपी में लिख देंगे और बार बार इनको रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें उसका चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो 13 का राइट आंसर CaCO3। चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 है। समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने पर होने वाली अभिक्रिया, लोहे का सूत्र क्या है? आप कमेंट में बताएंगे। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या है? आप उसको भी कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और इनको इसमें डुबोने, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर जो होने वाली अभिक्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो 14 का जो राइट आंसर है सी, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। जो मैं पूछ रहा हूं उसको भी आप जवाब देंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी बेहतर हो सके। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है। यानी चांदी कुछ दिन बाद काली हो जाती है और तांबा आप देखते हैं कुछ दिन बाद वो हरा होने शुरू हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? उस परत को क्या कहते हैं हम? तो 15 का जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका हमारे पास ऑप्शन ABCD में से आप देख सकते हैं कि जो 16 का जो राइट आंसर है वो है Na4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र ये है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 17, किसी विलयन को हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापन हेतु प्रयुक्त स्केल को कहते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? 17 का जो राइट आंसर है वो है बी, pH। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH संभवतः होगा। आप ध्यान रखें, लाल लिटमस को नीला कर दे रहा हो। क्या कर दे रहा हो? लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, तो उसका pH मान क्या होगा? संभवतः क्या होगा? वो क्षार होगा, अम्ल होगा, क्या होगा वो? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारे पास ऑप्शन है 1, 4, 7 या 10। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है 10 होगा। ठीक है, अगर वो नीले को लाल कर दे तब क्या होगा? आप कमेंट में बताएंगे इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। एक उदासीन विलयन के pH का मान होगा। उदासीन विलयन के pH का मान क्या होगा? तो 19 का जो राइट आंसर है वो है डी, 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अम्लीय विलयन का pH मान होगा। अभी मैंने प्रश्न पूछा था, तो अम्लीय विलयन का pH मान क्या होगा?
तो इसका जो राइट आंसर है 20 का वो है सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। किसी बिलियन का पीएच मान 7 है तो वह बिलियन होगा। ये बिलियन, ये पीएच मान वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग प्रत्येक साल एक आ रहा है, इसलिए मैंने इसके ज़्यादा प्रश्न रखे हैं। तो ये लगभग प्रत्येक साल एक आ रहा है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे कि पानी का पीएच मान कितना है, रक्त का पीएच मान कितना है, ये सब आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। किसी बिलियन का पीएच मान 7 है तो वह बिलियन होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ये इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है सी, उदासीन होगा। और अम्लीय कौन होगा? अम्लीय बिलियन का पीएच मान क्या होगा? क्षारीय बिलियन का पीएच मान क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 22। किसी बिलियन का पीएच स्केल प्रदर्शित करता है तो क्या प्रदर्शित करता है? उसमें कार्बन की मात्रा प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड की मात्रा प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण की मात्रा प्रदर्शित करता है, या कैल्शियम की मात्रा प्रदर्शित करता है। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है सी। सी इसका राइट आंसर है। आई होप कि आपने पूरे के पूरे 22 क्वेश्चन समझ लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हमारे पास ऑप्शन है ओम, वोल्ट, एम्पियर या ओम मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है ए, ओम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संशोषण किया जा सकता है कहलाता है। तो कौन क्या कहलाता है वो? हमारे पास ऑप्शन है विभव क्षेत्र, दिशा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या उदासीन क्षेत्र। तो 24 का जो राइट आंसर है वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर ए और इसका राइट आंसर सी। आई होप कि आप नोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान, अभी इसके बारे में बात ही कर रहा था कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है सी, 7 होगा। और रक्त का पीएच मान कितना होगा आप कमेंट में बताएंगे। नहीं पता है तो आप पूछेंगे। ठीक है, मैं वहां भी आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 26। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 26 का जो राइट आंसर है वो है CaOCl2। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 27 का, ये तो आप बहुत आसान प्रश्न था, ये आपको आता है NaCl। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। कौन सी धातु तनु HCl तथा तनु NaOH दोनों के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस निर्मुक्त करती है? तो ये कौन सी गैस है? सोडियम, पोटेशियम, जस्ता या कैल्शियम? तो 28 का जो राइट आंसर है वो है ए, सोडियम। ठीक है, आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो प्लास्टिक, कागज, लकड़ी या वहित माल? तो 29 का जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही कहा आपने, ये प्लास्टिक है। समझते हैं, ये डिस्पोजेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक नहीं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यहाँ पे नहीं है, इस नहीं को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने कहीं भी टिक लगा दिया। आप इस नहीं को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप गलत आते हुए भी आप इसका गलत कर लेंगे। तो कौन सा आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल चाहिए, सौर प्रकाश भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ऑक्सीजन की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपने पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आपने समझ लिए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। अगर आपने पूरे 30 क्वेश्चन नोट कर लिए हैं और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? तो ये बहुत आसान सा प्रश्न था। इसका राइट आंसर है श्वसन से संबंधित था। उत्सर्जन से कौन सा अंग संबंधित है? पोषण से कौन सा अंग संबंधित है? और परिवहन से कौन सा अंग संबंधित है? आप ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है कि एक एक अंग का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप इनको अंगों के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। और एक अंग तो आपको यहीं पे पता लग गया, वोमेन संपुट मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? तो हमारे पास ऑप्शन है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन। सी इसका राइट आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हम 33, 34 देख लेते हैं। लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? हमारे पास ऑप्शन है उत्सर्जन, परिवहन, पोषण या श्वसन। तो 33 का जो राइट आंसर है वो है बी, परिवहन से संबंधित है। क्वेश्चन 34, मानव शरीर के में पित्त का भंडारण होता है। तो बहुत आसान प्रश्न है, पित्त का भंडारण कहाँ होगा? पित्त का भंडारण पित्ताशय में होगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। पादप में जाइलम का कार्य है। जाइलम का क्या कार्य है? तो हमारे पास ऑप्शन है जल का परिवहन या भोजन का परिवहन या एमिनो अम्ल का परिवहन या ऑक्सीजन का वहन। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है ए, ये जल का वहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 36, मनुष्य के शरीर में वृक्क किससे संबंधित है? अब हमने ये प्रश्न ऊपर भी पूछा था तो एक का आंसर तो मिल गया। ये वृक्क किससे संबंधित है? ये उत्सर्जन से संबंधित है। 36 का जो राइट आंसर है वो है डी, नोट करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पादप उतक नहीं है? तो इसमें कौन सा पादप उतक नहीं है? तो इसमें डी इसका राइट आंसर है। जो उपकला उतक है वो पादप उतक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, पित्त की अधर सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। यह पित्त की जो सतह पर है, अधर सतह पर हैं, उसमें जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम? तो प्रश्न संख्या 38 का जो राइट आंसर है वो है बी, रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, नोट करते रहें। क्वेश्चन 39, खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस रसायन या अभिकर्मक की आवश्यकता होती है? आप ध्यान रखें, खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस रसायन या अभिकर्मक की आवश्यकता होती है? तो 39 का जो राइट आंसर है वो है सी, आयोडीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 40, श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले प्रयोग में फ्लास्क में रखे बीज होने चाहिए। कैसे बीज होने चाहिए? श्वसन क्रिया को दर्शाने के लिए कैसे बीज होने चाहिए? वो हमारे पास ऑप्शन है शुष्क बीज, भुने बीज, उबले बीज या अंकुरित बीज। तो डी इसका राइट आंसर है कि वो कैसे बीज होने चाहिए? वो अंकुरित बीज होने चाहिए। ठीक है, नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा जीव गलफड़ों द्वारा सांस लेता है? तो ये तो बहुत आसान है, मछली गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संवहन होता है। भोज्य पदार्थ का संवहन होता है किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। और जाइलम के द्वारा क्या होता है? जल का संवहन होता है। तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। मैंने कुछ देर पहले पूछा था ना कि फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, तो फ्लोएम के द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन होता है और जल का होता है जाइलम द्वारा। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और जो मैंने बोला उसको भी आप नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, कहीं पे यह अभिक्रिया लिखा होगा, यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। ये कोशिका का ऊर्जाघर भी कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन्स है? अब इसमें से 44 में से कौन सा जंतु हार्मोन है? तो थायरॉक्सिन जंतु हार्मोन्स है। ठीक है, बाकी सारे पादप हार्मोन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन आवर्तजीवी पौधा नहीं है? ठीक है, आवर्तजीवी पौधा इनमें से कौन सा नहीं है? तो 45 का जो राइट आंसर है वो है मशरूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, पाइनस के गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु होते हैं। कैसे शंकु होते हैं? नर शंकु होते हैं, मादा शंकु होते हैं, ये दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो 46 का राइट आंसर है सी, दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, 3 गुणा गया 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से प्रकाश की गति होती है निर्वात में। ठीक है, चलिए, और 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई चाल को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। कभी ये शॉर्ट आंसर में ये प्रश्न आ सकता है। क्वेश्चन 48,
एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो 48 का जो राइट आंसर है वो है बी, 50 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 49, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? +20 डायप्टर, +5 डायप्टर, -20 डायप्टर या -5 डायप्टर। तो 49 का जो राइट आंसर वो है सी, +5 डायप्टर होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं हैं? तो केवल तारे, तारे व सूर्य दोनों, न तारे न सूर्य, केवल सूर्य। तो ये दोनों है, सूर्य और तारे में दोनों में नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, ये 20 का राइट आंसर। आप क्वेश्चन को भी नोट करो और आंसर भी लिखो। अब हम 51 देख लेते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कॉर्निया, पुतली या डी दृष्टिपटल। दृष्टिपटल इसका राइट आंसर है। ठीक है, दृष्टिपटल इसका राइट आंसर है, आप नोट कर लो। ठीक है, शॉर्ट आंसर में भी आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं से क्या बनती है? तो क्या बनता है? तो 52 का राइट आंसर है डी, ओजोन बनता है। ठीक है, और ओजोन का क्षरण कौन सी गैस से होता है? मैंने अभी पहले पूछा था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट में बताओ। ठीक है, कि ओजोन का क्षरण सबसे ज़्यादा कौन सी गैस करती है? ठीक है, तो आप उसको कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम 53 देख लेते हैं कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग कितने? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो 53 का राइट आंसर है सी, कम से कम कितनी दूरी होती है? 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। परिपथ में विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को कहते हैं? तो 54 का राइट आंसर है डी, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने इतने सारे प्रश्न नोट कर लिए हैं और याद भी कर लिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 और आज की वीडियो का हमारा अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, विद्युत विभवांतर एसआई का मात्रक है। ये एसआई वाले जितने भी हैं आप इनको सबको नोट कर लीजिए, एक ना एक तो आना ही आना है। ठीक है, कि जो भी एसआई मात्रक वाले हैं। ओके, तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है तो हमारे पास ऑप्शन है ओम, एम्पियर, वोल्ट और जूल। तो 55 का राइट आंसर है सी, वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा वीडियो। आई होप कि आपको सारा पूरा का पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपने अगर सारे प्रश्न नोट कर लिए हैं और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप साइंस में अवश्य 100% मार्क्स प्राप्त करें। आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 100% मार्क्स अवश्य प्राप्त करें। धन्यवाद।